राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से द सनराइज एजुकेटर्स में। मेरा नाम है मुकुल चंद्रा और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को। शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन दूँ कि हमारा टेलीग्राम चैनल है सनराइजर्स ऑफ गेट एंड डीएससी। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके ऊपर हम लोग शीट्स को अपलोड करते हैं हर एक वीडियो से रिलेटेड। अगर आप उस शीट को लगा लेंगे तो वो पर्टिकुलर वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। तो देर न करते हुए हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं। मैंने आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बताया था कि टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। तो उसमें मैंने आपको एक लिस्ट बताई थी कि जो अपना डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें कौन कौन से टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं, और जो अपना कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके क्या एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन था हमारा, किसका एग्जाम्पल था? डिस्क्रीट का एग्जाम्पल था। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ा था कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है दोस्त, हमारा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का एक एग्जांपल था। तो डिस्क्रीट में कौन सा हमारा रैंडम वेरिएबल था दोस्त? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल था। और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में कैसे हम लोग प्रोबेबिलिटी, कौन सा फंक्शन प्रोबेबिलिटी का था? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन था कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन था? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन था। तो अब हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में देखेंगे कि वो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को कैसे लिखा जाता है। तो द प्रोबेबिलिटी mass function in binomial distribution is defined by the probability mass function in binomial distribution is defined by px is equal to ncx p times of x and q times of n minus x। ठीक, जहाँ पे जो हमारा x होता है वो हो जाएगा 0, 1, 2, 3 से लेके n तक हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे n क्या होता है? n होता है हमारा नंबर ऑफ ट्रायल्स। नंबर ऑफ ट्रायल्स का मतलब क्या होता है? कितनी बार हम एक एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रहे हैं, मतलब कितनी बार हम एक एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं। ठीक है, जो x होता है वो हो जाता है हमारा रैंडम वेरिएबल, वो हो जाता है हमारा क्या? रैंडम वेरिएबल हो जाता है। ठीक है, वो हो जाता है हमारा क्या? रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल मतलब कोई भी उस एक्सपेरिमेंट का कोई भी आउटकम होगा, उसको हम, कोई भी रिजल्ट आना होगा उसको हम रैंडम वेरिएबल बोल देंगे और फिर उस रिजल्ट की हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। ठीक है, अच्छा पी क्या होता है दोस्त? पी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ रैंडम वेरिएबल। ठीक है, वही जो एक एक्सपेरिमेंट में हमने उसका एक आउटकम था, एक उसका रिजल्ट था, उसको हमने रैंडम वेरिएबल मान लिया। फिर हम उस रिजल्ट की हम प्रोबेबिलिटी निकाले थे कि वो रिजल्ट सक्सेसफुल होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वो हमने मान लिया पी। ठीक है, तो वही पी है अपना। ठीक है, और क्यू क्या है दोस्त? क्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ रैंडम वेरिएबल। अरे यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ तो दिखेगा नहीं ना आप लोग को, ये देखो अब दिख रहा होगा, अब दिखा होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ रैंडम वेरिएबल। अब से थोड़ा ध्यान रखा करूँगा, मैंने पीछे वाले वीडियो में इस एरिया में भी लिखना शुरू कर दिया था नीचे, जहाँ पे मेरा वीडियो आता रहता है। थोड़ा ध्यान रखूँगा यार, नीचे नीचे लिखता चला जाता हूँ, ध्यान में नहीं रहता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल या तो आपका फेलियर होगा या तो आपका सक्सेसफुल होगा। तो प्रोबेबिलिटी सक्सेस की भी निकाली, प्रोबेबिलिटी फेलियर की भी निकाल ली। तो सक्सेस और फेलियर के प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा? सम क्या होगा बताओ, क्या होगा सम? 1 होगा ना? 1 होगा कि नहीं होगा? एक ही चीज़ या तो सक्सेसफुल होगी या तो फेलियर हो गया। और हमने बताया था कि उसका
वो प्रोबेबिलिटी सक्सेस की और उसके उल्टे की प्रोबेबिलिटी दोनों का जो सम होगा वो क्या हो जाएगा, 1 के बराबर होगा। पीछे हम देख के आ चुके हैं। तो P प्लस Q विल बी इक्वल टू 1। ये सब रिलेशन बाइनोमियल के लिए याद रखिएगा बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी यूज्ड मेनी टाइम्स इन द क्वेश्चंस, ठीक है। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बता रहा हूँ आपको। फिर हम मीन निकालेंगे कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है n इंटू पी। यहाँ पे n है हमारा नंबर ऑफ ट्रायल्स और p है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस ऑफ रैंडम वेरिएबल, ठीक है। फिर वेरिएंस निकालेंगे। वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस हो जाता है दोस्त n इंटू पी इंटू क्यू। वेरिएंस हो जाता है हमारा n इंटू पी इंटू क्यू, ठीक है। तो मीन हो गया n इंटू पी, वेरिएंस हो गया n इंटू पी इंटू क्यू। ओके, इतनी बात समझ गए मेरी? इतनी बात समझे कि नहीं समझे? बस इतना ही कॉन्सेप्ट है जो है हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बस इतना ही है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऐसे लिखते हैं, उसमें n क्या है, x क्या है, p क्या है, q क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। मीन कैसे निकालते हैं और वेरिएंस कैसे निकालते हैं। ओके, अब हम करेंगे इसके क्वेश्चंस, तो आपको उससे और अच्छे से समझ में आएगा। चलो, ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है दोस्त कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 हेड्स इन 6 टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे रैंडम वेरिएबल पता करना होगा जो कि है x। x क्या है? x क्या है? हम एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हैं? कॉइन को टॉस कर रहे हैं। उसका एक आउटकम हमको मिल रहा है, क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। मतलब हमको किसकी निकालनी? प्रोबेबिलिटी हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो x क्या होगा? रैंडम वेरिएबल क्या होगा? हेड आना। क्या हो जाएगा? रैंडम वेरिएबल हेड आना, उस हेड आने की प्रोबेबिलिटी अपने को फाइंड करनी। तो रैंडम वेरिएबल क्या हो गया? हेड आना, ठीक है। तो x हो जाएगा क्या? हेड एज एन आउटकम। हेड एज एन आउटकम, ठीक। n क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ कितने टॉस कर रहे हैं हम लोग? 6 टॉस कर रहे हैं, तो ये तो नंबर ऑफ ट्रायल्स हो जाएगा। तो n क्या हो जाएगा अपना? n की वैल्यू है 6, ठीक है। x क्या हो जाएगा? कितनी बार हमको हेड चाहिए? कितनी बार हेड चाहिए अपने को? 4 चाहिए, तो वो 4 हो जाएगा x की वैल्यू। x की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, x की वैल्यू अपने को दी हुई है जो कि है कि अपने को 4 हेड चाहिए ना। हेड एज एन आउटकम, ठीक है, रैंडम वेरिएबल। लेकिन कितने हेड चाहिए? 4 हेड चाहिए। तो x की वैल्यू डायरेक्टली अपने को नंबर के फॉर्म में दे दी है, वो है 4, ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब x को पहचानना पड़ता है, n और x को। आपने n और x को पहचान लिया तो आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब p क्या था हमारा? p क्या था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एज एन आउटकम। मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्या होगी दोस्त? 1/2 ही तो होती है। एक बार आप पॉइंट टॉस करते हो। यहाँ पे 6 वाला नहीं देखना है, यहाँ पे 6 वाला नहीं देखना है। बाइनोमियल में हम लोग क्या करते हैं कि जो जो ये पी निकालते हैं ना डाइस और कॉइन के केस में, आप लोग सिंगल सिंगल में जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती थी, जैसे मान लो हमने कॉइन ले लिया, तो मान लो कि हमने कॉइन ले लिया, तो एक हम जब कॉइन को टॉस करते थे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती थी? 1/2, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती थी? 1/2, ठीक है। तो हम लोग वही लेंगे, 1/2 और 1/2 लेंगे। आप लोग अभी ये ना करना कि अच्छा 6 कॉइन टॉस हो रहे हैं तो 6 कॉइन आने का जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा? मतलब टोटल जो सेट बनेगा वो बनेगा अपना 6⁻², ऐसे करके। तो ये वाला मत करना आप, ठीक है। नहीं, 2⁻6 हो जाएगा, तो ये वाला कुछ भी मत करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपको सिंपल क्या करना है कि हेड, जो सिंगल कॉइन के आप लोग जैसे हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी निकालते थे, आपको वही लेना है। तो p की जो वैल्यू लोगे आप, सिंगल कॉइन में जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी होती थी वो लोगे। ऐसे ही जब डाइस के केस में करोगे आप, डाइस के केस में भी सिंगल डाइस को जब हम थ्रो कर देते तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी, 2 आने की प्रोबेबिलिटी, 3 आने की, 4 आने की, 5 आने की, 6 आने की, जो सिंगल डाइस में प्रोबेबिलिटी होती थी उसी को हम लोग p और q में लेंगे, ठीक है। और q क्या होगा? q क्या हो जाएगा? q हो जाएगा हेड ना आना। मतलब हेड ना आने का मतलब क्या है? क्या आएगा? टेल आएगा। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/2। q क्या हो जाएगा दोस्त?
प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, मतलब यहाँ पे हम लिख दें मीन्स आउटकम एज टेल। प्रोबेबिलिटी ऑफ नो है, ठीक है, मीन्स आउटकम एज टेल्स, ठीक है, मीन्स आउटकम एज टेल। तो Q हो गया अपना 1/2 और P हो गया अपना 1/2, ठीक है। अब बस अपने को कुछ नहीं करना, अब सीधे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, अब सीधे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो P ऑफ X क्या था प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, P ऑफ X n-x, तो n क्या है C4 1/2 4 1/2 6 - 4। बस अब इसको सॉल्व करना है। तो 6C4 1/2 की पावर 4 1/2 का स्क्वायर, तो टोटल हो जाएगा हमारा 1/2 की पावर 6। बस इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ, एक मिनट को। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 0.2343, ठीक है। तो अगर हम इसको परसेंटेज में लिखें तो ये हो जाएगा 23.43%, ठीक है। ये हो गई प्रोबेबिलिटी। अगर हम 6 कॉइन को टॉस करते हैं या फिर एक कॉइन को 6 बार टॉस करते हैं तो 4 हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी 23.43%, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमने क्या सीखा कि जो P की वैल्यू है कॉइन के केस में, वो हमको जो P की वैल्यू लेनी है वो हमको सिंगल कॉइन जब टॉस करेंगे, हम सिंगल कॉइन को टॉस करेंगे तब जो हमें आउटकम आएगा हमें वही वाला लेना है, ठीक है। और Q के केस में भी हमको यही सेम चीज़ करनी है, सिंगल कॉइन को टॉस करने की करनी है, ठीक है। क्योंकि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो ये जो पावर 4 और पावर 6 - 4 कर रहे हो, ये सब ये आपको फाइनली जो निकाल के देगा, ये आपको इन्हीं जो जितने बार आप टॉस कर रहे हैं और जितना आपको आउटकम चाहिए ये वही निकाल के देगा। तो इसलिए हम यहाँ पे सिंगल रखेंगे कि हम लोग टोटल रखेंगे, टोटल रखोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम सिंगल कॉइन का रखेंगे कि एक बार कॉइन को जब हम एक बार टॉस करेंगे तो क्या आउटकम आएगा वो हमने रख दिया P और Q की वैल्यू, उसके बाद में किया। सिमिलरली हम डाइस के केस में भी ऐसे हम करेंगे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप, ठीक है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदमी सीखना है, सीख जाओगे आप लोग, ठीक है। बस वो चीज़ें कॉइन और डाइस के केस में याद रखना, बाकी जो क्वेश्चन आएगा वो आप एज ए सिचुएशन जैसे क्वेश्चन में दी होगी वैसे आप लोग उसको सॉल्व कर देना, ठीक है। हाँ आ जाओ। इसमें बोल रहा है इफ एन ऑन एन एवरेज 1 शिप इन एवरी 10 इज रेग्ड माने खराब है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 शिप्स एक्सपेक्टेड टू अराइव 4 एट लीस्ट विल अराइव सेफली, ठीक है। 4 एट लीस्ट विल अराइव सेफली मतलब कम से कम, मतलब जैसे 5 हैं तो 5 में से कम 4 तो आपके सेफली आने ही चाहिए, ठीक है, सेफली आने ही चाहिए। तो मतलब कम से कम 4 का मतलब क्या है कि P x = 4 प्लस P x = 5, ये हो जाएगी हमारी फाइनल प्रोबेबिलिटी, ये हो जाएगी हमारी क्या फाइनल प्रोबेबिलिटी। बोले कम से कम, तो कम से कम क्या, कम से कम 4 या फिर 5, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं 5 और कम से कम 4, तो आपको 4 का भी ऐड करना पड़ेगा और अपने को 5 का भी ऐड करना पड़ेगा, अपने को दोनों ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है, दोनों ऐड करने पड़ेंगे। एंड नहीं बोला है, एंड नहीं बोला है, ठीक है। अगर देखो 5 शिप से ही आ गए तो उसमें 4 भी तो होगा ना, समझ रहे मेरी बात। बोल रहा है कि अगर 5 शिप आ गए तो उसमें 4 भी तो एडेड होगा। 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 4 आ रहा है, तो फिर ऐसे हम 5 को भी निकाल लेंगे, 5 को हमारा निकालना ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर बोल देता एटमोस्ट, अगर हमसे बोल देता कि एटमोस्ट 4 शिप्स, समझे। तो अगर हमसे बोल देता एटमोस्ट 4 शिप्स, तब हम क्या करते कि फिर सबसे कम से लेते हैं हम, कितना 0 शिप भी हो सकते हैं जो सेफ हों, ठीक है, 1 शिप हो सकते हैं, फिर 2 शिप हो सकते हैं, फिर 3 शिप हो सकते हैं और फिर 4 शिप हो सकते हैं। बस 4 से ज़्यादा नहीं, 5 को हम तब इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला एटलीस्ट 5,
एटलीस्ट 4, तो एटलीस्ट 4 का मतलब है कि 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 5, क्योंकि 5 हमारी हाईएस्ट लिमिट है। ठीक है, अपने को ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो एक बार हम निकालेंगे x की वैल्यू 4 पे और एक बार हम निकालेंगे x की वैल्यू 5 पे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे। ओके, अच्छा, अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। n अपने को दिया हुआ है 5। n कितने कितने हैं टोटल, हम कितने शिप देख रहे हैं, डेट आउट ऑफ 5 शिप्स ना, 5 शिप, तो हम लोग टोटल कितने शिप देख रहे हैं, 5 शिप देख रहे हैं, तो n तो अपना 5 हो गया। ठीक है, n अपना 5 हो गया। फिर हम देखेंगे p क्या होगा। प्रोबेबिलिटी बोल रहा है कि अपने को निकालना है कि सेफली शिप कितने होंगे ना, सेफली शिप कितने होंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेफ शिप। ठीक है, और Q हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेग्ड शिप। ठीक है, मतलब खराब शिप। तो ये बात है। अब अपने को देखो सवाल में देखो कि Q की वैल्यू दी हुई है। कैसे Q की वैल्यू दी हुई है, बोल रहा है इफ ऑन एन एवरेज 1 शिप इन एवरी 10 इज रेग्ड, 1 शिप इन एवरी 10 इज रेग्ड। यही है अपनी प्रोबेबिलिटी, मतलब 10 में से हर एक शिप जो है आपका खराब है। तो Q की प्रोबेबिलिटी अपने को सीधे सीधे दे दी, क्या है, 1/10 है ना, 1/10 है। खराब शिप की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/10 हो गई। वो यही बोल रहा है कि हमको ये पता है कि जो है ऑन एन एवरेज हम ये बता रहे हैं आपको कि हर एक 10 शिप में से एक शिप की जो है अपना खराब है वो। ठीक है, अब ये आप बोलोगे कि 10 कहाँ से आया, ये वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक अनुमान बता रहा है। ठीक है, कि 10 शिप में से, तो अनुमान क्या होता है, प्रोबेबिलिटी तो होती है, अनुमान का मेजरमेंट तो प्रोबेबिलिटी होती है, तो वही बस है अपना। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा 1/10। तो जब ये 1/10 हो गया तो बताओ P की वैल्यू क्या होगी, अपने पीछे रिलेशन पढ़ा था P + Q = 1। तो P क्या हो जाएगा, 1 - Q, तो ये हो जाएगा 1 - 1/10, तो ये हो जाएगा 9/10। तो मतलब सेफ शिप की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 9/10। तो P की वैल्यू हो गई 9/10 और Q की वैल्यू हो गई 1/10। ठीक है, ओके। अब हम सीधे सीधे फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे P x = 4 की प्रोबेबिलिटी। तो ये क्या हो जाएगा, NCx P x Q n - x। ठीक है, n कितना है 5, x कितना है 4, P कितना है 9/10 और Q कितना है 1/10। ये कितना हो जाएगा, 5 - 4, तो हो जाएगा 5c4 इंटू 9/10 की पावर 4 इंटू में 1/10। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 5c4 कितना होगा, 5c4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 0.9 की पावर 4 और ये हो जाएगा 1/10। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 0.5 इंटू 0.9 की पावर 4, तो ये आ जाएगा अपना आंसर 0.9 की पावर 4 इंटू 0.4, ये हो जाएगा अपना 0.3280। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, 805। चलो, ये हो गई अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 4 जब हम 4 शिप आ रहे थे। फिर हम निकालेंगे कि प्रोबेबिलिटी x = 5 की प्रोबेबिलिटी। इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, वही हो जाएगा NCx P(x) Q(n - x). तो ये हो जाएगा 5c5, P क्या है 9/10 की पावर 5 और Q क्या है 1/10 की पावर 5 - 5 मतलब 0। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0.9 की पावर 5 और ये भी हो जाएगा 1। तो 0.9 की पावर 5 क्या होगा दोस्त, 0.9 की पावर 5 क्या हो जाएगा, 0.5904, तो ये हो जाएगा 0.5904। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी, फाइनल प्रोबेबिलिटी अपनी क्या हो जाएगी, फाइनल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी Px = 4 + Px = 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.32805 प्लस में 0.5904। तो ये हो जाएगा आपका जो आंसर आएगा फाइनल, वो हो जाएगा 0.91854, मतलब 91.85%। ठीक है, 91.85%।
आपका फाइनल आंसर। इतनी बात मेरी समझे आप? तो इस क्वेश्चन में क्या था कि एक तो ये हमने सीखा कि एट मोस्ट अगर दे दिया कि एटलीस्ट अपने दे दिया, तो एटलीस्ट वाले केस में हम लोग कैसे निकालेंगे, उसको दो भागों में बांटना पड़ेगा। फिर पी की प्रोबेबिलिटी और क्यू की प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली नहीं दी हुई थी, तो सबसे पहले हमने क्यू की प्रोबेबिलिटी निकाला सवाल के सेंटेंस में से, है ना। उसके बाद पी की प्रोबेबिलिटी निकाली फॉर्मूले में से, फिर हमने x=4 पे प्रोबेबिलिटी निकाली, x=5 पे प्रोबेबिलिटी निकाली, दोनों को जोड़ दिया और अपना प्रोबेबिलिटी का आंसर आ गया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट करते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द 10% ऑफ स्क्रूज प्रोड्यूस्ड इन अ सर्टेन फैक्ट्री टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव। मतलब फैक्ट्री है वो स्क्रूज को प्रोड्यूस कर रही है, तो उसमें से 10% जो है वो जो स्क्रू हैं वो कैसे निकल रहे हैं, डिफेक्टिव निकाल रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ सैंपल ऑफ 10 स्क्रूज चूजन एट रैंडम एग्जैक्टली 2 विल बी डिफेक्टिव। ठीक है, एग्जैक्टली 2 विल बी डिफेक्टिव। ओके, तो रुकना एक मिनट। तो इसमें देखो कितना वो सैंपल कितना चूज कर रहा है, 10। तो n में n की वैल्यू हो गई 10 और x कितने का हमको देखना है, 2 का देखना है, तो x की वैल्यू हो गई 2। और यहाँ पे रैंडम वेरिएबल क्या होगा, स्क्रू डिफेक्टिव होना। तो रैंडम वेरिएबल हमारा बेसिकली है क्या, स्क्रू इज डिफेक्टिव। ठीक है, स्क्रू इज डिफेक्टिव। तो p हमारा क्या था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ स्क्रू इज डिफेक्टिव। हमने स्क्रू को चूज किया तो उसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ स्क्रू इज डिफेक्टिव, तो वो क्या है, देखो दिया हुआ 10% ऑफ द स्क्रूज प्रोड्यूस इन अ सर्टेन फैक्ट्री टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव। तो ये अपने को डायरेक्टली p की वैल्यू दे दी है, p की वैल्यू दे दी है, लेकिन वो किसके फॉर्म में दे दी है, परसेंटेज के फॉर्म में। p की वैल्यू दे दी है परसेंटेज के फॉर्म में। 10% ऑफ द स्क्रूज प्रोड्यूस इन अ सर्टेन फैक्ट्री टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव, मतलब ये सीधे सीधे अपने को दे दिया है कि 10% ऑफ द स्क्रूज जो हैं वो हमारे कैसे डिफेक्टिव है। ठीक है, ये हमको सीधे सीधे प्रोबेबिलिटी दे दी है। अरे यार, इस सेंटेंस से जो है ये मत समझना कि जो वो आपको कोई वैल्यू दे रहा है, ये आपको बता रहा है कि जो है मतलब कि जो भी हमारा एक लॉट निकलेगा उसमें से 10% जो होगी वो डिफेक्टिव होगी। ये मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, तो अपने को एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी बता दी है परसेंटेज के फॉर्म में। तो ये हो गया 10/100। इसको हमने अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो ये कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। ठीक है, तो Q क्या हो जाएगा दोस्त, Q क्या हो जाएगा 1 - P, और ये हो जाएगा 1 - 1/10, ये हो जाएगा 9/10। और Q क्या हो जाएगा, अगर हम इसको शब्दों में लिखना चाहें, P तो हो गई प्रोबेबिलिटी स्क्रू इज डिफेक्टिव की, मतलब स्क्रू डिफेक्टिव है उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/10। तो Q क्या हो जाएगा, स्क्रू डिफेक्टिव नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 9/10 है। ठीक है, तो अब बस अपने को कुछ नहीं करना है, P ऑफ x = 2 पे प्रोबेबिलिटी निकाल लेनी है। तो ये हो जाएगा NCX P ऑफ x Q n - x। ठीक है, तो n कितना है 10, x है 2, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी P की वैल्यू 1/10, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9/10, और ये हो जाएगा 10 - 2 मतलब 8। तो हो जाएगा 10C2 इंटू 0.1 का स्क्वायर इंटू 0.9 की पावर 8। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। ये आएगा 45 इंटू 0.1 का स्क्वायर इंटू 0.9 की पावर 8। तो जो अपना आंसर आएगा इसका वो आएगा 0.1937, और इसको परसेंटेज में करेंगे तो आ जाएगा 19.37%। ठीक है, ये अपनी प्रोबेबिलिटी आ गई, ये अपनी क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, तो बस थोड़ा सा इसमें खेल क्या है कि ये जो 10% ऑफ द स्क्रूज प्रोड्यूस इन अ सर्टेन फैक्ट्री टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव, इसमें से P की वैल्यू निकालना और Q की वैल्यू निकालना और फिर थोड़ा सा x को पहचानना, बस ये बाइनोमियल में खेल होता है। अगर आप ये पहचानना सीख गए तो आपको बहुत अच्छे से, मतलब ये सवाल में फिर कुछ नहीं रखा है, ये सवाल में कुछ नहीं रखा है। ठीक है, तो दोस्तों ये था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए और 2 ही क्वेश्चन कराए। 2 ही क्वेश्चन इसलिए करवा पाया क्योंकि जो क्वेश्चंस थे मुझे एक्स्ट्रा वो 2 ही मिले जो मेरे को आपको करवाने थे, बिकॉज वही हमारे जो है जो एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो उससे मैच कर रहा था। बाकी के हमारे प्रीवियस ईयर का सेट है, मैंने आपको बोल के रखा है, जब मैं सारे टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा लूँगा तो फिर उसको हम लोग पूरा सेट करेंगे उसको। तो उसमें क्या होगा कि आपको जो है
उसमें सारे क्वेश्चंस हमारे कवर अप हो जाएंगे। तो उसमें ढेर सारे क्वेश्चन है हमारे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के, तो हम लोग तब वहाँ पे करेंगे। यहाँ पे हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, उसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कैसे लिखते हैं, मीन क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, और उसके 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।